तो आज बात करते हैं बिहार के विकास से जुड़े एक अहम सवाल पर। हमारे पास कुछ दिलचस्प चीजें हैं, प्रशांत किशोर की हालिया बातचीत है, उस पर लोगों की ऑनलाइन प्रतिक्रियाएं भी हैं और थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ भी देखेंगे। हाँ। कोशिश ये रहेगी कि ये जो बहस छिड़ी है कि बिहार को आगे ले जाने के लिए पहले क्या जरूरी है, अच्छी शिक्षा और सेवा क्षेत्र या फिर बड़े बड़े कारखाने, जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और ये सवाल बहुत जरूरी है, खासकर जब हम बिहार की इतनी बड़ी आबादी देखते हैं, करीब 13 करोड़, और युवाओं का जो पलायन है वो एक बड़ी समस्या है। तो रोजगार कैसे पैदा हो, कौन सा रास्ता सही है, ये जानना बहुत अहम है। प्रशांत किशोर का जो मुख्य तर्क सामने आ रहा है वो ये है कि भाई सिर्फ बड़े औद्योगिक पार्क बना देने से या बड़ी फैक्ट्रियां लगा देने से बिहार के युवाओं का बाहर जाना नहीं रुकेगा। हाँ। उनका जोर इस बात पे ज्यादा है कि पहले आप शिक्षा का स्तर सुधारिए और जो सेवा क्षेत्र है, मतलब जैसे आईटी हो गया, बीपीओ, कॉल सेंटर वगैरह, स्वास्थ्य सेवाएं, इनको मजबूत करना ज्यादा जरूरी है। और वो शायद ये इसलिए कह रही हैं क्योंकि बिहार की आबादी बहुत घनी है ना? हाँ। और जमीन की उपलब्धता भी एक चुनौती है। सही। तो ऐसे में अगर कुछ बड़े कारखाने लग भी गए तो वो कितने लोगों को नौकरी दे पाएंगे? मतलब शायद 10,000, 50,000, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख। हाँ, ये बिहार के विशाल कार्यबल के हिसाब से तो बहुत कम लगता है। बिल्कुल। उनका इशारा शायद ये है कि सेवा क्षेत्र जो कम जगह लेता है शायद ज्यादा लोगों को मौके दे सकता है। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प आंकड़ा भी है। बिहार की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का दबदबा तो पहले से ही काफी ज्यादा है। राज्य की जीडीपी में, मतलब सकल घरेलू उत्पाद में, इसका योगदान करीब 58-59% बताया जाएगा। जी हाँ, और उद्योगों का हिस्सा लगभग 21-22% के आसपास ही है। और इसमें ना एक ऐतिहासिक पेंच भी है। एक नीति हुआ करती थी 1952 से 1993 तक चली, माल ढुलाई समतुल्य नीति, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। अच्छा, ये क्या थी? इसका मतलब ये था कि देश में कहीं भी फैक्ट्री लगाओ, कच्चा माल लाने और तैयार माल भेजने का जो भाड़ा है वो सरकार बराबर कर देगी। मतलब दूरी का असर खत्म। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि बिहार जैसे राज्य जहां खनिज वगैरह कच्चा माल भरपूर था, उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ। उद्योग वहां लगने के बजाय वो तटीय राज्यों में चले गए, बंदरगाहों के पास। क्योंकि वहां से माल भेजना आसान था। हाँ बिल्कुल। तो इस नीति ने एक तरह से बिहार जैसे राज्यों में औद्योगिकरण को पीछे धकेल दिया। ये बात प्रशांत किशोर के सेवा केंद्रित तर्क को थोड़ा और संदर्भ देती है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सोशल मीडिया पर और दूसरी जगहों पर कई लोग हैं जो प्रशांत किशोर की बात से सहमत नहीं हैं। अच्छा। उनका कहना है कि भाई सिर्फ सेवा क्षेत्र पर ध्यान देना काफी नहीं है। जब मैन्युफैक्चरिंग यानी चीजें बनाने वाले उद्योग लगते हैं तो वो अपने साथ एक पूरा इकोसिस्टम लाते हैं। मतलब जैसे लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट वगैरह। हाँ, लॉजिस्टिक्स, फिर कर्मचारियों के रहने के लिए आवास, सप्लाई चेन, छोटी छोटी दुकानें, बहुत कुछ, एक पूरी अर्थव्यवस्था घूमने लगती है। सही कहा। कुछ लोग तो 1990 के दशक के तमिलनाडु का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे तमिलनाडु ने मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देकर तरक्की की, बिहार को भी वैसा ही कुछ करना चाहिए। हाँ, मैंने भी एक टिप्पणी देखी थी, किसी ने कहा कि बिहार सिंगापुर नहीं, 1990 का तमिलनाडु है। बिल्कुल। और ये लोग याद दिलाते हैं कि बिहार का अपना भी एक औद्योगिक इतिहास रहा है। चीनी मिलें थी वहाँ, रेशम का काम होता था, धातु का काम भी। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ उद्योग पनप ही नहीं सकते। तो ये जो 2 अलग-अलग रास्ते दिख रहे हैं, एक सेवा पर आधारित, दूसरा उद्योगों मतलब मैन्युफैक्चरिंग पर, अगर हम इसे जरा बड़ी तस्वीर में देखें तो क्या समझ आता है? देखिए, ये बहस यही दिखाती है कि विकास का शायद कोई एक बना बनाया फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता। एक तरफ प्रशांत किशोर का सेवा आधारित मॉडल है जो बिहार की सच्चाई जैसे घनी आबादी, जमीन की कमी, इनको ध्यान में रखता है। दूसरी तरफ तमिलनाडु या गुजरात जैसे राज्यों का उदाहरण है जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग से काफी तरक्की की। लेकिन ये भी सच है कि गुजरात जैसे तटीय राज्यों के पास जो भौगोलिक फायदे हैं वो बिहार के पास नहीं है। बिहार तो लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। और कुछ सूत्र ये भी कहते हैं कि औद्योगिक पिछड़ेपन के लिए पिछले कई दशकों में शासन से जुड़े मसले और कम निवेश भी जिम्मेदार रहे हैं। हाँ, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। शासन की समस्याएं, लाल फीताशाही, निवेश का माहौल न बन पाना। एक आंकड़ा ये भी बताता है कि 2002 से 2007 के बीच बिहार की मैन्युफैक्चरिंग विकास दर 1% से भी कम थी, जबकि देश का औसत करीब 7.5% था। काफी कम। हाँ, तो ये सब चीजें भी मायने रखती हैं। तो इन सब तर्कों और हकीकतों को देखते हुए
सवाल ये उठता है कि बिहार के लिए असल रास्ता क्या हो सकता है? क्या कोई बीच का रास्ता है? दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर विश्लेषण इसी मिले जुले रास्ते की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक ऐसा मॉडल जो बिहार की जमीनी हकीकत से ज्यादा जुड़ा हो। इसमें कुछ चीजें हो सकती हैं। जैसे? पहला तो जाहिर है, शिक्षा की गुणवत्ता और कौशल विकास पर बहुत जोर देना। ऐसी स्किल सिखाना जो आज के बाजार में काम आए, खासकर तकनीक और सेवा क्षेत्र में। हाँ, ये तो जरूरी है। दूसरा, शायद बड़े उद्योगों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर छोटे और मझोले दर्जे के उद्योगों, मतलब एसएमईज और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। हाँ, खासकर खेती किसानी से जुड़े प्रोसेसिंग यूनिट्स। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो एग्री प्रोसेसिंग में काफी संभावना हो सकती है। ये कम जमीन पर भी ठीक-ठाक लोगों को काम दे सकते हैं। बिल्कुल। और तीसरा, डिजिटल दुनिया का फायदा उठाना। युवाओं के लिए बीपीओ, रिमोट वर्क और दूसरी डिजिटल सेवाओं में मौके बनाना। सही। और चौथा, भले ही बड़ी जमीन की कमी हो, लेकिन नीतियां ऐसी बनाना, माहौल ऐसा बनाना कि निवेश आए, लाल फीताशाही कम हो, शायद कुछ विशेष औद्योगिक गलियारे बने। तो कुल मिलाकर ये बहस बिहार के सामने एक बुनियादी चुनौती रखती है। इतने सीमित संसाधन और इतनी बड़ी आबादी के साथ विकास का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? क्या सिर्फ सेवा क्षेत्र या सिर्फ बड़े उद्योग? और शायद, जैसा कि हम बात कर रहे थे, जवाब इन दोनों के बीच एक संतुलन साधने में है। एक बहुआयामी रणनीति जिसमें कौशल भी हो, छोटे स्थानीय उद्योग भी हो, डिजिटल अवसर भी हो और जरूरी नीतिगत सुधार भी हो। शायद यही सबसे व्यवहारिक रास्ता हो। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन ये एक जरूरी सवाल जरूर खड़ा करता है और शायद सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाता है कि बिहार का भविष्य आखिर किस चीज पर ज्यादा टिका है? क्या ये सिर्फ सरकारों की नीतियों और योजनाओं का मामला है, या फिर इसमें वहां के लोगों की अपनी सोच, उनकी आकांक्षाएं, उनका हौसला और उनका जो